बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग जो है वो खैर आफियत से होंगे। और हमारा फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 15 जो है वो चल रहा था। आज हम उसका यूनिट 15 का पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 20 को आज हमने डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट नंबर 15 पार्ट 2, जिसमें चैप्टर नंबर 20 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 15। इसमें जो आज हमने स्टूडेंट्स टॉपिक डिस्कस करने हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर 20 के हैं। और इसमें हमारे पास जो है वो दो ही टॉपिक हैं, लेकिन हमने उनको बड़ा डिटेल से डिस्कस करना है आज। पहला टॉपिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारे पास जो टॉपिक है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड स्पेक्ट्रल लाइंस। ये हमारा जो है वो फर्स्ट टॉपिक है इसका। स्पेक्ट्रल लाइंस। दूसरा टॉपिक जो है हमारे पास वो है प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज का। और यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं है, हम इसको बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे एक्स रेज को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज के दो टॉपिक्स हैं। आज हमने इन दो टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करना है। तो हमारे पास पहला जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एंड स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और स्पेक्ट्रल लाइन से पहले हम स्पेक्ट्रा का जो है वो डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मीन बाय स्पेक्ट्रा, या स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम इज सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज emitted or absorbed by a substance। सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन भी हो सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इमिशन और अब्जॉर्प्शन दोनों ही होगी। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर क्या है वो भी मैं आपको लेटर ऑन अभी बताता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास क्या होगा। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास स्पेक्ट्रा की जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं। हमारे पास स्पेक्ट्रा की दो टाइप्स हैं। एक तो है होता है इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिटेड से, और दूसरा जो है अब्जॉर्ब से, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास जो है वो कौन सा स्पेक्ट्रा है, इमिशन स्पेक्ट्रम। हम यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रा को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास बुक में इमिशन स्पेक्ट्रा ही है, तो हमारा टॉपिक इसी में रहेगा। इमिशन स्पेक्ट्रा में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास बुक के अंदर लिखी हुई है, और हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, तो हमारे पास वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ही कि हम कैसे स्पेक्ट्रा की बेस से एलिमेंट को सेपरेट करते हैं। तो इसकी हमारे पास लिखा हुआ था, उसका आंसर ये था कि एवरी सब्सटेंस या एवरी एलिमेंट या ईच एलिमेंट, एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स own characteristic स्पेक्ट्रा और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा होता है, जिसकी बेस पे हम उसको जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ इमिशन स्पेक्ट्रा की कैटेगरीज। कैटेगरीज ऑफ, कैटेगराइज भी बोल सकते हैं, पर मेरी तो इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है। वैसे मेरे जब एजुकेशन में था तब मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी वीक नहीं थी, मैं बता दूं आप लोगों को। कैटेगरीज ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा।
एमिशन स्पेक्ट्रा। हमारे पास 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा को। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा जिसमें हमें एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलता है, ओवरलैपिंग मिलती है डिफरेंट स्पेक्ट्रास की, emitted by condensed matter like in black body, like in ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रा जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है। ये वो बातें जो हमारी बुक में लिखी हुई हैं। नंबर 2 हमारे पास जो है वो बैंड स्पेक्ट्रा होता है, जिसमें हमें बैंड नज़र आते हैं। बैंड स्पेक्ट्रा, वैसे तो हमें तारे भी नज़र आते हैं फिजिक्स पढ़ते हुए। बैंड स्पेक्ट्रा क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, emitted बाय मॉलिक्यूल्स, इसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। नंबर 3 जो हमारे पास है वो है, और जिसने हमें पंगा डालना है इधर, जिसने हमें तंग करना है, लाइन स्पेक्ट्रा, जिसमें हमें एक लाइन जो है वो मिलती है स्पेक्ट्रा के अंदर। इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से क्लियर हो जाता है ये तो होता ही सिंगल एटम की वजह से। इट इज़ ड्यू टू सिंगल एटम और emitted by gas or vapor states, emitted by gas or vapor state, और हमने इसी को डिस्कस करना है। इसको हम डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हमारा जो है वो मेन फोकस है हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ पे मैं आपको हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसकी एक वजह ये है क्योंकि आप केमिस्ट्री में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और केमिस्ट्री तो आप लोग बहुत शौक से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के अलावा जो है वो बाकी स्पेक्ट्रा को भी, बाकी एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रा को भी हम डिस्कस करते जाएंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा मतलब, अब स्पेक्ट्रा हमारे पास बेसिकली है क्या चीज़? हमारे पास रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो एमिशन होगी ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, तो हमारे पास जो उसके करस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन एमिट होंगी, उनकी वेवलेंथ, वो हमने सेट ऑफ वेवलेंथ्स जो है हमारे पास हैं सारी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में सबसे पहले हम जो है वो रेडबर्ग फार्मूला जो है वो देखेंगे। रेडबर्ग फार्मूला फॉर वेवलेंथ 1 over lambda is equal to RH 1 over p square minus 1 over n square। व्हाट इज़ p एंड n? p और n हमारे पास जो है वो शेल्स हैं और शेल नंबर है। p इज़ लेस देन n, और ये p इज़ लेस देन जो है वो ओनली फॉर एमिशन है, क्योंकि हम यहाँ पे एमिशन पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास एमिशन के लिए p जो है वो लेस देन होता है n से। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास R जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू E बाय H, और हम यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए जो वो डिस्कस करें तो हाइड्रोजन के लिए E नॉट -13.6 EV होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ पर मीटर होती है। एंड इट इज़ only for hydrogen because here we put the value of E according to hydrogen atom। अगर हमारे पास कोई और जो है वो एलिमेंट हो तो फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो चेंज है। फॉर एनी एलिमेंट, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो तो उसमें हम जो है वो चार्ज नंबर इन्वॉल्व कर लेंगे। कैसे? 1 over lambda इज इक्वल टू R into Z square 1 over P square minus 1 over N square। वैसे हमारे पास मोस्टली होता तो नहीं है ऐसा कि कोई हमारे पास हीलियम या लिथियम का पूछ ले, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को फार्मूला जो वो राइट डाउन करवा दिए। अगर आपके पास जो वो हीलियम या लिथियम का कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें।
जस्ट आपने यहाँ पे जी स्क्वायर को याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे आपको पता है हमारे पास जो स्पेक्ट्रल सीरीज आती है हाइड्रोजन के अंदर, जो हमारी बुक के अंदर दी हुई है, उन स्पेक्ट्रल सीरीज को हम डिस्कस करते हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज, और आपको पता है हमारे पास 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली सीरीज हमारे पास जो वो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज। दूसरी कौन सी हमारे पास, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज। ये हमारे पास 5 जो है वो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं जो हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में डिस्कस करते हैं। यहाँ हमारे पास जो है वो लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर होती है। बाल्मर सीरीज हमारे पास जो है वो विजिबल रीजन में होती है। और बाकी 3 सीरीज जो हैं पास्टन, ब्रैकेट एंड पी फंड, वो हमारे पास जो है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर होती हैं। इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर आ जाती हैं ये तीनों। अब इनके फार्मूला क्या क्या है ये आप लोगों के लिए मेमोराइज करना, और यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, यही हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज में आते हैं। तो मैं यहाँ पे उनको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है वो राइट डाउन कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है वो अच्छी तरह से देख लें इनको। चाहे नेस्कैफे पी के देख लें, उससे थोड़ी सी आंखें जो हैं वो और ज़्यादा वाइड हो जाती हैं, इनका पर्चर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/1 square minus 1/n square, and you know it very well, n is always greater than p, and n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, n is equal to 2, 3, 4 and up to so on to infinity। एक्चुअली मेरे पास टैबलेट की स्क्रीन छोटी पड़ रही है, मैंने और भी डेटा यहाँ पुट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पुट करनी है कि लैम्डा मैक्सिमम कितना होगा और उसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, और लैम्डा मिनिमम उसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी। तो याद रखें लैम्डा मैक्सिमम के लिए हमारे पास n की वैल्यू जो है वो जस्ट इनिशियल होगी, मतलब n इज इक्वल टू 2, और लैम्डा मिनिमम के लिए n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी हमारे पास हर सीरीज़ के लिए, चाहे वो लाइमन हो, बाल्मर हो, पी फंड हो, पास्चर हो, ब्रैकेट हो। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। जब यहाँ हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, वो भी सारी हम यहाँ पे पुट करते हैं। उसके साथ पहले बाल्मर सीरीज मैं आप लोगों को लिख दूं, यहाँ आपको पता है कि 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/, अब आप इसको इंक्रीज 2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। रट्टे मैंने पक्के पक्के लगाए हुए हैं। इस तरह से आप लोगों ने भी जो है वो रट्टे नहीं लगाने, इनको याद रखना है। मेरी एक अपनी परसेप्शन है कि इंसान रट्टे लगाना शुरू से सीखता है। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, उसको माँ जो है बोलना सिखाती है, मैं ममा हूँ ममा हूँ ममा हूँ ममा हूँ, तो कई बार उसको बोल के बताती है। सो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ रटा, पर ये रटा नहीं होता। मैं तो कम से कम इसे नहीं कहता। 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को मैं यहाँ से सिर्फ इस वाली सीरीज में दिखा पा रहा हूँ कि n की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों ने स्टूडेंट लाजमी याद रखनी है हमारे पास। और आपको यहाँ पता है n यहाँ पे जो है वो 3 से स्टार्ट होगा एंड अप टू सो ऑन, और यहाँ n जो है वो 4 से स्टार्ट होगा पासन सीरीज के अंदर, यहाँ n जो है वो 5 से स्टार्ट होगा, यहाँ n जो है वो 6 से स्टार्ट होगा। अगर जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर के अंदर नहीं पढ़ा था और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है n और p क्या है, तो वो थोड़ी देर सब्र करें, मैं उनको भी जो है वो समझाता हूँ ये क्या चीज़ें हैं और ये क्या हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा वेट करें। अभी मैं ये लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू लिख लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब लैम्डा मैक्सिमम की अगर हम बात करें स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास n इज इक्वल टू 2 पुट अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम आएगा 4/3r, 4
कलर मैं चेंज करूँ यहाँ पे। हाँ जी, लैम्डा मैक्सिमम लाइमन सीरीज के लिए आएगा 4/3 आर, और लैम्डा मिनिमम यहाँ पे आएगा 1/r। अब यहाँ से डायरेक्ट आप आर के लिए पुट करके लैम्डा मैक्सिमम लाइमन सीरीज के लिए निकाल सकते हैं और लैम्डा मिनिमम भी निकाल सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो सीरीज है वो हमारे पास है बाल्मर, उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम 36/5 आर, ये उसकी लैम्डा मैक्सिमम होगी। और लैम्डा मिनिमम जो है हमारे पास वो होगी इसकी 4/r। तीसरी हमारे पास पास्टन सीरीज है। पास्टन सीरीज के लिए हमारे पास जो है वो लैम्डा मैक्सिमम होगा 144/7r, और लैम्डा मिनिमम 9/r, और ब्रैकेट सीरीज के लिए हमारे पास होगा 400/9r, और मिनिमम 16/r, और पी फंड सीरीज के लिए हमारे पास जो है लैम्डा होगा 900/11r, और ये मैक्सिमम और मिनिमम होगा 25/r। ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज़ होंगी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम की। यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी वैल्यूज़ हम कैसे याद रखेंगे। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हो सकती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इसी को बात याद रखें। अगर हमने लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिस सीरीज़ की फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एन की वैल्यू पी से जस्ट ग्रेटर होगी एक 1 नंबर, और अगर मिनिमम वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं तो एन की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अब चलते हैं ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने चैप्टर नंबर 21 जो है वो पढ़े हुए बहुत अच्छा हो गया था, और अब जो है वो यहाँ पे पढ़ना चाह रहे थे। जी स्टूडेंट्स, देखें, आप लोगों को इतना तो आइडिया होगा कि हमारे पास एटम जो है, एटम के अंदर हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेट बी से ये न्यूक्लियस है। ऐसे बच्चे जिनका जो है वो चैप्टर नंबर 20 जिन लोगों ने पढ़े हुए काफ़ी अर्सा हो गया, वैसे आप लोगों को तो काफ़ी अर्सा हो गया होगा। और उसके बाद जब से आपने सुना कि कोरोना आ गया और पेपर नहीं हो रहे, तब तो आप लोगों ने किताबें उठा के फेंक दी डस्टबिन के अंदर। तो हमारे पास जो है लेट बी से दिस एन एटम, और ये न्यूक्लियस और ये इसके शेल्स। आपको पता है जब भी हम इसको एक सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और हम जब भी इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके जो है वो किसी आउटर मोस्ट शेल में आ जाता है, और फिर यहाँ से जो है वो वापस अपने शेल्स की तरफ जाता है। तो अपनी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इन फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट करता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके जब भी हायर ऑर्बिट्स के अंदर जाएगा, अब डिपेंड करता है कि क्या वो एटम से बाहर निकल जाएगा, वो फिर आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो खैर ये इस तरह से हमारे पास जब भी अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो क्या करेगा, वो एक्सेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट करेगा। अब बात आ जाती है, यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 19 के अंदर भी बड़ा ब्रीफली ब्लैक बॉडी से पहले उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दे के आप लोगों को समझाया गया है कि आप एक चम्मच लें, उसको हीट करें, उससे कलर देखें, सो दैट्स आल्सो देयर कि जब आप हीट देते हैं तो आपके पास वो चम्मच जो है वो डिफरेंट कलर चेंज करता है, तो उसमें बेसिकली होकर रेडिएशन इमिट हो रही है। तो खैर ये एक सिंपल सा फिनोमिना है। अब हम चलते हैं कि व्हाट आर लाइमन सीरीज़ की। ये लाइमन सीरीज़ क्या है, ये बाल्मर सीरीज़ क्या है, ये पास्टन, ये ब्रैकेट, ये पी फंड सीरीज़ क्या बला है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, हमारे पास लेट बी से दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड लेवल। हमारे पास इससे ऊपर जारी बात है सेकंड ऑर्बिट होगा, सेकंड ऑर्बिट का ये आ गया। उससे ऊपर जो है वो थर्ड ऑर्बिट होगा, उसका एनर्जी लेवल ये आ गया। उससे ऊपर वाली बात है फोर्थ होगा, तो फोर्थ का ये फोर्थ आ गया। जारी बात है इससे ऊपर क्या होगा, फिफ्थ होगा, तो ये फिफ्थ आ गया। और जो जो हम ऊपर क्लोज आते जाएंगे तो ये एनर्जी लेवल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। एनर्जी लेवल्स क्या हैं, ऑर्बिट्स ही हैं। और लेट बी से ये 7 आ जाएगा, ये बहुत ही क्लोज हो जाएगा लाइक दिस। तो ये एनर्जी लेवल्स आ गए।
ये दिस इज E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड दिस इज E7। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट में आता है, लेट बी से के सेकंड में था तो यहाँ से जंप करके फर्स्ट में आया, जब भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आएगा, किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आएगा, तो जारी बात है वो अपनी एक्सेस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट करेगा। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रल सीरीज जो इमिट होगी फर्स्ट ऑर्बिट में आने के लिए, उसे हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। ये है लाइमन सीरीज। किसी भी ऑर्बिट से, किसी अपर ऑर्बिट से जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर फॉल करेगा, तो हमारे पास उन स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसीज की सीरीज को क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। अगर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन लेट बी से के सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है किसी भी हायर ऑर्बिट से, लाइक दिस जो मैं बना रहा हूं, इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज को बाल्मर सीरीज। इसी तरह से सोन, अगर हमारे पास थर्ड ऑर्बिट के अंदर आ रहा है कोई, यहां से थर्ड ऑर्बिट के अंदर आ रहा है लाइक दिस किसी हायर ऑर्बिट से, तो वो हमारे पास कौन सी सीरीज बनाएगा, पास्टन सीरीज। और इसी तरह से हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट के अंदर आ रहा है किसी हायर ऑर्बिट से, लेट बी से लाइक दिस, तो ये कौन सी सीरीज है हमारे पास, ब्रैकेट सीरीज। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो है, हमने जो डिस्कस की यहां पे, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, लेट बी से लाइक दिस इज कॉल्ड पी फंड सीरीज। तो आई थिंक सो कि ये सारी मैंने सीरीज आप लोगों को क्लियर कर दी हैं, और ये होती क्या हैं, तो ये सारा बच्चे इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक हमने जो है वो स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास जो है देखें, हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास सम टाइम नहीं बल्कि मोस्टली यहाँ से जो एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज ये आता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ने फिफ्थ ऑर्बिट से ट्रांजिशन किया इनटू फर्स्ट ऑर्बिट। बताएं हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर इमिटेड, हाउ मैनी spectral lines are emitted if an electron makes transition from n is equal to 6 to ग्राउंड स्टेट। ये मोस्टली बड़ा वेल नोन एमसीक्यूज है। तो अब तो मैं अभी तक जो जितना मैंने आपको पढ़ाया उसमें बिल्कुल भी ये बात नहीं थी। ऑप्शन आपके पास हैं 10, बीटा ऑप्शन 6, चार्ली ऑप्शन 15, डेल्टा ऑप्शन 30। तो स्टूडेंट अब इसका आंसर क्या है, हमने इसको करना कैसे है, इसका हमारे पास फार्मूला होता है जो ऑर्बिट है दैट इज n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल या डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास ऑर्बिट नंबर क्या था, दैट वाज 6 इंटू 6 माइनस वन डिवाइड बाई 2, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, इट इज इक्वल टू 15। सो 15 स्पेक्ट्रल लाइन्स आर emitted when an electron make transition from 6 ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये आप लोग जो है वो याद रखेंगे। हमारे पास ये सारा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा और यहाँ से पॉसिबल एमसीक्यूज, और यहाँ तक मैंने सारा आप लोगों को बता दिया कि पी फंड बाल्मर ये सब ब्रैकेट सीरीज सारी की सारी क्या होती हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है बोहर्स थ्योरी। बोहर्स
थ्योरी, बोर्ड थ्योरी में बोर्स के पास्टुलेट पहले हम डिस्कस करते हैं, वो आपके पास बुक में भी गिवन है। जैसे कि फर्स्ट पास्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, रेडिएटिंग एनर्जी। या हमारे पास यहाँ से ये भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी विद इन द शेल जो है वो कांस्टेंट रहती है। दूसरा पास्टुलेट इनका ये था कि हमारे पास जो सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउड होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इक्वल होगा mv/n NH/2π। यहाँ पे n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये भी एक एमसीक्यूज है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। ये हमारे पास जो है वो शेल्स ही हैं जिनको हम KLMN कहते हैं, K1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से एनर्जी इमिटेड और अब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इमिटेड और अब्जॉर्ब्ड E इज इक्वल टू EN-EP। और यहाँ HF इज इक्वल टू EN-EP। और अगर हमने F निकालना हो तो F हमारे पास आ जाएगा EN-EP ओवर H, या फिर चेंज इन एनर्जी ओवर H। समटाइम्स ऐसा होता है कि एग्जामिनर हमें कहता है कि हमारे पास जो है हमारे पास MCQ आ जाता है कि दो शेल्स हैं उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ही इतना है, बताएं हमारे पास फ्रीक्वेंसी इमिटेड क्या होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने याद रखना है कि हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। और इसी तरह से अगर हमसे पूछ ले कि वेवलेंथ क्या होगी, तो वेवलेंथ के लिए आप लोगों को पता है हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और यहाँ पे v की जगह आ जाएगा c आ जाएगा, f इज इक्वल टू c बाय लेमडा। तो हम यहाँ पे c बाय लेमडा जो है पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी c बाय लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा E ओवर h। तो यहाँ से अब सिंपली जो है वो अब लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच सी ओवर डेल्टा E। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो ये सारे आप लोगों को शॉर्टकट्स पता होने चाहिए ताकि आप लोग जो है वो इजीली कोई भी एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर सकें। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो क्वांटाइज रेडियाई का कॉन्सेप्ट है कि रेडियाई क्वांटाइज होते हैं, क्वांटाइज रेडियाई। क्वांटाइज रेडियाई क्वांटाइज रेडियाई हमारे पास जो है वो फिर रेडियाई की रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट की इक्वेशन है। क्वांटाइज रेडियाई के अंदर हमारे पास जो है आर एन इज इक्वल टू एन स्क्र एच स्क्र डिवाइडेड बाय 4π² m e स्क्र के। तो ये हमारे पास रेडियस की इक्वेशन है। अगर हम यहाँ n इज इक्वल 1 पुट करेंगे, यहाँ R1 निकाल, दैट इज इक्वल टू 0.053 नैनोमीटर, एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन। हमारे पास ये जो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है मैंने, दिस इज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन। हमारे पास ये सिर्फ हाइड्रोजन की ही क्वांटाइज रेडियाई बता रहा है एंड सो ऑन। अगर हम डिस्कस करें जनरल तो आर नॉट भी R1 के इक्वल होता है। आर नॉट मीन कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर हमने एनी ऑर्बिट की बात करनी हो तो हम यहाँ से Rn किसी भी ऑर्बिट के लिए तो क्या आ जाएगा R1 इंटू एन स्क्र, या फिर R0 इंटू एन स्क्र, वो हमारी बुक में लिखा हुआ है। यहाँ आप जो है वो n2 पुट करके देखें रेडियस और बढ़ जाएगा, 3 पुट करके देखें रेडियस और बढ़ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से अब हमारे पास अगर हमने
जो है वो दूसरे आइटम्स के लिए फाइंड आउट करना, फिर क्या फार्मूला होगा उसके लिए। फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास होता है आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर नॉट डिवाइडेड बाय चार्ज नंबर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास जी से डिवाइड हो रहा है, और हमारे पास जारी बात है हाइड्रोजन के तो वन था तो ये वन आ गया। इस तरह अगर हैवी एलिमेंट्स के लिए बात करें तो जारी बात है जी इनको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ से बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात सोचने की है कि जैसे जैसे हम चार्ज नंबर बढ़ाएंगे तो आप लोग ये देखें हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस के पास होते जाएंगे शेल्स, उनका रेडियस जो है वो कम होता जाएगा। तो जितना हैवी एटम होगा उसके शेल्स उसके ऑर्बिट्स उतने ही न्यूक्लियस के करीब होते जाएंगे। वो आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है वी एन इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्र ओवर एन एच। ये फार्मूला होता है स्पीड का। और हमारे पास एग्जाम्पल 20.1 जो है उसमें फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालने का भी हमें कहा गया है, जो हमारे पास आती है वी नॉट इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास है उसकी स्पीड आ गई। और अगर हम किसी भी ऑर्बिट के लिए निकालना चाहते हैं तो वी एन इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो हमारे पास इक्वेशन ये बता रही है कि जिस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, जिस तरह से एन बढ़ेगा तो हमारे पास वी एन क्या हो जाएगी, कम डिक्रीज हो जाएगी। हम जिस तरह हायर ऑर्बिट्स में जाएंगे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड हायर ऑर्बिट्स में कम होती जाएगी। इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग इन हायर ऑर्बिट्स। ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से मैंने आप लोगों को ये वाला फार्मूला बताया था, ये किसी भी एलिमेंट के लिए। सो लाइक हेयर यहाँ पे भी हमारे पास किसी भी ऑर्बिट किसी भी एलिमेंट के लिए वी एन इज इक्वल टू वी नॉट बाय एन। ये फार्मूला होता है किसी भी एलिमेंट के किसी इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है वो क्वांटाइज्ड एनर्जीज। क्वांटाइज्ड एनर्जी, क्वांटाइज्ड एनर्जी में टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम सेम उसी तरह से निकालते हैं जिस तरह हम एनर्जी ऑफ सप्लाइड निकालते हैं। हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज के ई स्क्वायर ओवर 2r(n), और पोटेंशियल एनर्जी होती है के ई स्क्वायर ओवर 2 नहीं आएगा इसके साथ, डिवाइड बाय 2 नहीं आएगा, r(n). तो ये हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी आती है इसकी दैट इज माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2r(n), और नेगेटिव साइन का साइन पता है आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमारे पास। यहाँ हमारे पास ये एक बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। और यह सारी बातें ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन की आपको पता है कि एनर्जी जो है आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस का साइन मैंने पहले बताया कि यहाँ पे हमें ये शो करवा रहा है, मैंने बल्कि आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को पता है कि क्या बता रहा है हमें। यहाँ हमें एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी के साथ माइनस का साइन आया था, पहले प्लस था, यहाँ पे माइनस में कन्वर्ट हुआ। दिस इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन की वजह से ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये सारी बातें। उसके बाद हमारे पास अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो हमारे पास जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ये हाइड्रोजन के लिए आ गई। अगर हमने किसी और एलिमेंट की निकालनी हो एनर्जी तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, उसके लिए तो पहले देखें हमारे पास जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला जो है इसका ई एन, वो है माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। हमारे पास जिस तरह हम हायर ऑर्बिट के अंदर जाते जाएंगे तो एनर्जी हमारे पास एनर्जी लेवल डिक्रीज होता जाएगा। और अगर हम किसी जनरल की बात करें
किसी और एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा माइनस जी ई नॉट ओवर एन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जी स्क्वायर आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये सारे फार्मूले आप लोग जैसे केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इतना परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये फार्मूले जो है वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये सारे आप लोग जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे पास जो है फिज़िक्स में मैंने बताया कि एमसीक्यूज ऐसे आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी माइट बी पॉसिबल कि कोई एग्जामिनर ऐसा आ जाए जो कहें नहीं हाँ जी चेक करें बच्चों को कि फिज़िकल केमिस्ट्री कितनी आती है। तो ये सारी इक्वेशन आप लोगों को यह पता होनी चाहिए कि जनरल किसी भी एलिमेंट के लिए हम क्वांटाइज रेडियई उसकी स्पीड और क्वांटाइज एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। और यहाँ से आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये देख रहे हैं, देखिए हमारे पास एनर्जी जो है वो चार्ज नंबर के साथ बढ़ रही है। मतलब हम जितना हैवी एटम्स लेंगे जिनका चार्ज नंबर ज़्यादा है उनकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ से किसी भी एटम की एनर्जी किसी भी शेल्स के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम एमसीक्यूज देखें, एमसीक्यू यहाँ पे कैसे आते हैं, रेशो ऑफ टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये आप लोगों ने दोनों देख लेना इस तरह से, रेशो ऑफ टोटल एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बड़ा एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कि एमसीक्यूज यहाँ पे, इफ एन इलेक्ट्रॉन moves from lower orbit to some higher orbit, then its alpha option potential energy increases, kinetic energy decreases, total energy is equal to constant. Beta option potential energy decreases, kinetic energy increases, total energy is equal to constant. Charlie option potential energy increases, kinetic energy decreases, total energy also increases. Delta option potential energy increases, kinetic energy decreases and total energy decreases. तो ये बड़ा एक फेमस एमसीक्यूज है हमारे पास कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है फिर क्या होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, मोस्ट फेवरेबल जो आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अल्फ़ा को चूज़ करेंगे, लेकिन अल्फ़ा जो है बिल्कुल ही गलत आंसर है। जब भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी हायर ऑर्बिट में जाता है तो सोचते हैं ज़रा वो कैसे क्यों जाता है। जब वीज़ा लगवाता है तब भी जाता है ना, और वीज़ा कहाँ से आता है उसका, जब उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है। एक्सटर्नल एनर्जी क्या मतलब यह कि जब हम उसको रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, जब उसकी टोटल एनर्जी बढ़ गई है तो वो हायर ऑर्बिट में जंप करता है। तो यहाँ पे उसकी टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी। कांस्टेंट वाले ऑप्शन जो है वो गलत हैं दोनों। यहाँ पे टोटल एनर्जी भी बढ़ जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। हायर ऑर्बिट में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का तो मैंने बताया कि स्पीड स्लो डाउन हो रही होती है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो चार्ली करेक्ट ऑप्शन है, टोटल एनर्जी बढ़ जाती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी और टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी तरह से आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो है वो दायरी बात है, अगर डाउन होगा तो फिर आप इसकी रिवर्स सारी चीज़ें ले लें।
तो आपको पास वो भी आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। डिस्कवर्ड बाय रोइंगटन। रोइंगटन साइंटिस्ट, इन्होंने एक्सरेज को डिस्कवर किया था 1895 में। एक्सरे है क्या चीज़? emission of high energy photon due to inertial transition of heavy atom। उसके अलावा हमारे पास एक्सरेज की हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी रेंज है 10⁻16 से लेके 10⁻20 हर्ट्ज तक होती है। और इनकी वेवलेंथ की ज़री बात करें तो शॉर्टर वेवलेंथ होगी, शॉर्टर वेवलेंथ, और वेवलेंथ की जो रेंज है 10⁻⁻8 और 10⁻⁻12 मीटर की रेंज में होगी। और इसके लिए मोस्टली हम आंगस्ट्रॉन्ग का यूनिट भी यूज़ करते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। ये भी आप लोग माइंड में रखेंगे। वैसे हमने इसको यूनिट 1 में भी डिस्कस किया था और यूनिट नंबर 7 में भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, require no medium for propagation। मैंने पहले बताया था यहाँ पे emission ऑफ हाई एनर्जी फोटोन। यहाँ पे देखिए तो फोटोन के ऊपर चार्ज क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता। एक्सरेज हैं वो चार्ज लेस हैं, इनके ऊपर चार्ज नहीं होता। ये बात भी आप लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, नो चार्ज। और यहाँ पे चार्ज नहीं होता तो आप लोगों को एग्जैक्टली आइडिया है कि हमारे पास इसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको फील्ड ही कर लें आप, इंटेंसी ना समझें कि इंटेंसी में डिफ्लेक्शन ही होती। इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नो डिफ्लेक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक्चुअली होता क्या है? देखें आप लोगों ने स्पेक्ट्रा जो है वो देखा, मतलब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमारे पास जो है वो कोई ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके किसी हायर ऑर्बिट में चला जाता है, या हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके लोअर ऑर्बिट में आता है, तो वो क्या करता है? रेडिएशन जो है, स्पेक्ट्रा जो है, स्पेक्ट्रल लाइंस है वो इमिट करता है। अब यहाँ पे लेट बी से हमारे पास एक हैवी एलिमेंट है, होता क्या है? हमारे पास हाई एनर्जी फोटोन इमिट कैसे होते हैं? यहाँ पे एक्चुअली दो चीज़ें हो रही होती हैं और हमने यहाँ पे दोनों को डिस्कस करना है। जब हम एक हाई एनर्जी फोटोन जो है वो बम्बार्ड करवाते हैं, जब ये एटम के पास आता है, तब यहाँ पे इंटर होता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर एटम के अंदर इंटर होता है तो हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से इसकी डिसिलरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, डिसिलरेशन।
और डिसलेशन की वजह से हमारे पास एक्सेलेशन, जारी बात है, इसमें आ गया, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों नहीं है। तो आप लोगों ने, हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 16 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा था कि हमारे पास एक्सेलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे अब हमारे पास डिसिलरेशन की वजह से क्या होता है, डिसिलरेशन की वजह से हमारे पास एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन वो वैसी नहीं है जैसे हम चाहते हैं। यहाँ हमारे पास कॉन्टिन्यूस एक्स रेज होती हैं। मतलब जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि इनर शेल ट्रांजिशन, ये इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस एक्स रेज हैं जो कि डिसलेरेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास इसके डिसलेशन की वजह से हमारे पास जो है वो कॉन्टिन्यूस एक्स रेज प्रोड्यूस हुई। फिर उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसी इनर शेल ट्रांजिशन को नॉक आउट करेगा, नॉक आउट इनर शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी वैकेंसी को कंप्लीट करेंगे। ये है इनर शेल ट्रांजिशन। और यहाँ पे अब जो हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी वो डिसकॉन्टिन्यूस होंगे, डिसकॉन्टिन्यूस एक्सरेज। हम इसको अभी ब्रीफली प्रॉपर्टीज के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक्सरेज कैसे इमिट हो रही होती हैं, कितनी टाइप्स की हो रही होती हैं, वो मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर बता दिया। अब हमारे पास जो है यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं कि हमारे पास, अब हमने बात की थी डेफिनेशन के अंदर कि हैवी एटम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर जो है ये 4 नंबर उसका ज़्यादा होना चाहिए। अब ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी किसके लिहाज से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट, कि टारगेट या हम जो एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। नंबर 1, जारी बात है, हाई जी होना चाहिए, चार्ज नंबर ज़्यादा होना चाहिए, हाई जी प्लस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाई चार्ज जैसा हम टंगस्टन यूज़ करते हैं, टंगस्टन इसका पता है चार्ज नंबर आपको 74 होता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लेस ना कर दें, ऐसा एलिमेंट जिसका चार्ज नंबर जो है वो 83, 84 और 82 से ग्रेटर हो। नंबर 2, हाई मेल्टिंग पॉइंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट। इसका जी हाँ, टंगस्टन का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3600 या केल्विन से अबव होता है, नियर अबाउट 400 केल्विन, 4000 केल्विन सॉरी, एंड बॉइलिंग पॉइंट 600 केल्विन, 6000 केल्विन के करीब होता है। तो ये भी हमारे पास जो है वो याद रखें। हाई हीट कैपेसिटी, हाई हीट कैपेसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक टारगेट के अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हमें कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग भी करनी होती है टारगेट को। फॉर कूलिंग, कूलिंग के लिए हम क्या करें, जैसे हमारी बुक में डायग्राम में भी दिखाया गया, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा भी सही। तो कूलिंग ऑयल यूज़ करते हैं, कूलिंग ऑयल यूज बिहाइंड द टारगेट, behind the target. Number 2, use rotatable target, ऐसा टारगेट यूज करें जो रोटेट होता रहे। नंबर 3, सोर्स की जगह हम एसी सोर्स यूज करें, एसी सोर्स should be used instead of DC। तो
तो ये सारी हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद हम इसकी प्रिंसिपल डायग्राम के पास चलते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो एक्सरे ट्यूब जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे नेम्स ऑफ एक्सरे ट्यूब के कई नाम हो सकते हैं। यहाँ पे मैं चंद एक लिख रहा हूँ। नंबर 1 जो हमारी बुक में पहला मेंशन है, एवोकेटेड गिलास ट्यूब। वैक्यूम होता है अंदर। वैक्यूम क्यों होता है, इसका आंसर आप खुद जो है फाइंड आउट करें। एवोकेटेड गिलास ट्यूब होती है, इसको रोइंगटन ट्यूब भी बोलते हैं, कॉलेज ट्यूब भी बोलते हैं। तो ये सारे जो है एक्सरे ट्यूब के नाम है, जिसमें एक्सरे प्रोडक्शन होती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फिलामेंट होता है जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के बाद इनको एक्सलेट करवाने के लिए, और यहाँ पे ये चीज़ याद रखें, ये हमारे पास लो पोटेंशियल डिफरेंस है, और हम इसको फिर एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो है वो एक्सलेट करवाएंगे। हाई पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ हम टंगस्टन प्लेस करते हैं। हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बम्बार्ड करते हैं इसके ऊपर, जिसके रिजल्ट में हमारे पास टंगस्टन से एक्सरेज जो है वो जनरेट होती हैं। तो ये सारी इसकी प्रिंसिपल डायग्राम है। इसके बाद हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो मैंने बात की थी कि हमारे पास दो तरह की एक्सरेज होती हैं, और एक कॉन्टीन्यूस और एक दूसरी डिसकॉन्टीन्यूस। हमारी बुक में जो वर्ड यूज़ हुए हैं, नंबर 1 करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। और नंबर टू ब्रैमस्टॉर्म एक्सरेज। करेक्टरिस्टिक एक्सरेज को हम जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस एक्सरेज भी कहते हैं। डिसकॉन्टिन्यूस एक्सरेज। ब्रैमस्टॉर्म को हम ब्रेकिंग या फिर कॉन्टिन्यूस एक्सरेज भी कहते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को हम रोइंगटन भी कहते हैं, रोइंगटन एक्सरेज। तो ये सारी जो है इनके नेम्स हैं। उसके बाद हमारे पास इनकी इमिशन कैसी होती है। इनकी इमिशन जो होती है, इमिशन ड्यू टू इनर्शियल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल। इसकी इमिशन जो होती है, इमिशन ड्यू टू डिसिलरेशन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। इसमें जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की डिसिलरेशन से होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी जो है वो एक्सप्लेन किया था डायग्राम के अंदर।
उसके बाद हमारे पास जो है वो इसके चांस जो होते हैं प्रोड्यूस होने के, वो लेस देन 1% होते हैं, और यहाँ पे इसके चांस जो हैं वो 99% होते हैं प्रोडक्शन के। स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक एक्सरे का स्पेक्ट्रा जो है ये लाइन स्पेक्ट्रा होता है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका स्पेक्ट्रा कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा होता है, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। और अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी जो है हमारे पास एक्सरे की इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड कर होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिलामेंट करंट। फिलामेंट करंट, मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है कि इंटेंसिटी बढ़ाएं करंट बढ़ जाता है। सो हियर इज अपोजिट, कि इंटेंसिटी जो है वो उसका रिलेशन किसके साथ होगा, फिलामेंट करंट के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो है वो क्वालिटी ऑफ एक्स रेज, क्वालिटी ऑफ एक्स रे। क्वालिटी ऑफ एक्स रे से क्या मीनिंग है, मतलब उनकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हमारे पास करेक्टरिस्टिक एक्सरे में जो क्वालिटी है, एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, टारगेट मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है, और एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज मोजले लॉ। मोजले एक साइंटिस्ट से ही उनका लॉ है, मोजलेज लॉ, जो हमारे पास नहीं है। और हाँ, यहाँ एनर्जी जो डिपेंड कर रही होती है वो डिपेंड कर रही होती है पोटेंशियल के ऊपर, जो हमने सोर्स से पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ एनर्जी टारगेट ऑफ मटेरियल पे भी टारगेट मटेरियल पे भी डिपेंड कर रही होती है करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में। तो ये हमारे पास एनर्जी के हवाले से सारी बातें। इसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे आपको पता है स्पेक्ट्रल सीरीज होती हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे कि हमारे पास इनर शेल ट्रांजिशन होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अगर लेट भी से कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से, फर्स्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये न्यूक्लियस था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, हमारे पास ऊपर जो है वो एल शेल है, फिर एम शेल है, फिर एन शेल है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया, ये हमारे पास के एल एम एन शेल है। हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास एल शेल से इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो हमारे पास जो एक्सरे इमिटेड होंगी उन्हें हम बोलते हैं के अल्फा। अगर यहाँ पे एम शेल से इलेक्ट्रॉन आके जो है वो वैकेंसी कंप्लीट करता है उसको हम बोलते हैं के बीटा, और अगर एन शेल से आके अगर वो वैकेंसी कंप्लीट करता है तो उसको हम बोलते हैं के गैमा, इसको हम बोलते हैं के सीरीज। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन लेट भी से कि हमारे पास एल शेल से जाता, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता तो पॉसिबिलिटी थी कि एम से इलेक्ट्रॉन आके इसको जो है फिलअप करता, तो वो हमारे पास एल अल्फा सीरीज बनती है, और अगर एन से आके करता तो वो हमारे पास एल बीटा सीरीज बनती है। तो ये सारी हमारे पास जो है वो करेक्टरिस्टिक्स में सीरीज हैं। के सीरीज, के सीरीज में हमारे पास जो है वो एनर्जी ऑफ के गैमा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के बीटा ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। इस तरह फ्रीक्वेंसी को देखें, फ्रीक्वेंसी का आप लोगों को पता है कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वही बनेगा जो ऊपर गिवन है, के गैमा के बीटा के अल्फा। और वेवलेंथ का जारी बात है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। वेवलेंथ का ये ऑर्डर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम एल सीरीज की बात करें तो एल सीरीज हमारे पास जो है वो ई एल बीटा इज ग्रेटर देन ई एल अल्फा। और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट ये रखना है आप लोगों ने कि हमारे पास
के सीरीज़ की एनर्जी हमेशा एल सीरीज से ज़्यादा होती है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में। और यहाँ पे कॉन्टीन्यूस एक्सरेज के अंदर क्या होता है, कॉन्टीन्यूस एक्सरेज के अंदर हमारे पास आइडियल प्रैक्टिकल तरह से ये होता है, प्रैक्टिकली ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन। लेकिन आइडियली अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। और यहाँ से अगर हम देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट ई, फोटोन एच एफ। तो यहाँ से आप देखते हैं फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल के दरम्यान जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट है। यहाँ से आप जो है वो फर्दर इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के लिए क्या इक्वेशन होगी, वेवलेंथ के लिए क्या होगी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टूडेंट्स का ग्राफ डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है बड़ा ग्राफ। देखिए हमारे पास जब एक्स इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्सिलेट होता है तो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा बनता है लाइक दिस। ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा अच्छा वाला बन रहा होता है, बीच में आके इलेक्ट्रॉन जो है वो चवल मार देता है और एक इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो इस तरह की अरेंजमेंट बन जाती है दोबारा। ये हमारे पास जो है वो ये ग्राफ थोड़ा सा यहाँ से, हाँ जी, यहाँ ये ग्राफ है हमारे पास बिटवीन द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। यहाँ पे लैम्डा मिनिमम है और यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम होता है। हमारे पास जहाँ पे आपको बिल्कुल ये नज़र आ रहा है कॉन्टीन्यूस लाइन इंक्रीज कर रही है, ये कॉन्टीन्यूस एक्सरेज है। ये हमारे पास जहाँ पे आपको पीक्स नज़र आ रही हैं दीज आर द करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये है के अल्फ़ा, ये है के बीटा और ये है के गैमा और ये है एल बीटा और ये वाली है एल अल्फ़ा। तो ये स्टूडेंट्स का ग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसकी हम यूजेस की बात करते हैं, यूजेस ऑफ एक्सरेज। आप लोगों ने बेहतर ये है कि इसको आप ब्रीफली जो है वो बुक से सारा स्टडी कर लें। इसमें हमारे पास शेडोग्राफी है, शेडोग्राफी है, कैट स्कैनर है, यूज्ड इन इंडस्ट्री है, यूज इन इंडस्ट्री। शेडोग्राफी हमारी बोन्स का जो है वो शेडो जो बनाती है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि रेडिएशन जो है जितना हाई डेंसिटी होगी उतनी अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होती है। तो बोन्स में से जो है हमारे पास जो है वो ये पास कम होती हैं, ज़्यादा अब्जॉर्ब होती हैं। तो हमारे पास जो है वो फोटोग्राफी प्लेट को ब्लैकन कर देती हैं जहाँ पे पड़ती हैं लाइक विजिबल लाइट। तो ये सारी बातें हमारी बुक में लिखी हुई हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं इनके, वो भी आप लोग लाजमी बुक से जो है वो रीड आउट करें, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स इसके सारे के सारे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लास्ट पे हमारे पास हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरेज, सॉफ्ट एक्सरेज एंड हार्ड एक्सरेज, हार्ड एक्सरेज एंड सॉफ्ट एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज क्या होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, कम होती है, सॉरी, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ज़ाहिर बात है एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। पेनिट्रेशन जो है, पेनिट्रेशन, इनकी पेनिट्रेशन भी कम होती है, वेवलेंथ ज़ाहिर बात है इनकी ज़्यादा होगी। हार्ड एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एनर्जी भी है इनकी ज़्यादा होगी, पेनिट्रेशन जो है वो भी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। यूज़ कहाँ कहाँ पे होती हैं, ज़ाहिर बात है सॉफ्ट एक्सरेज जो है वो फॉर मेडिकल यूज़ होती है, फॉर
मेडिकल यूज़, और ये वाली जो है फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ होती है, फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। तो ये सारी डियर स्टूडेंट्स चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखेंगे रिगार्डिंग एक्सरेज। यहाँ तक हमारा यूनिट 15 जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। यहाँ से जितने MCQ थे सारे मैंने कॉन्सेप्ट कोशिश अपनी तरफ से की है सारी, और अच्छी कोशिश की है कि आप लोगों को डिलीवर कर दूँ। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।